हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स से लेक्चर नंबर 10। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जो अब तक हम पढ़ रहे थे, जो आज तक यानी कि लेक्चर नंबर 9 तक जो हमने डिस्कस किया है, वो क्या था? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो सारी की सारी टर्म थी स्टूडेंट्स, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था और जो अब तक जो पढ़ रहे थे, सारा का सारा क्या था? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक छोटा टॉपिक बचेगा इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, वो भी डिस्कस करेंगे, और कोलिजन थ्योरी। तो इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, हेडिंग बना लेते हैं हम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए एक तो सीधी सी बात यह है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जनरली ये देखा गया है, देखो जनरली और प्रैक्टिकली क्या देखा गया है। that rate of reaction increase या फिर increases nearly double विथ इंक्रीज द, या फिर राइज लिख सकते हो यहां पर, विद राइज द 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन टेम्परेचर। ध्यान दो स्टूडेंट्स, एक तो आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। आपने इस बात के अंदर कंफ्यूज नहीं रहना है। एवरी क्या है? एवरी इंक्रीजिंग द 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस नियरली डबल। दो तीन बातें देखो, एक तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप एक बात देखो, देखो अगर हमारे पास, मैं कहता हूं पहले हमारा टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, फिर हमने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करके कितना कर दिया? 30 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीमेंट कितनी है यहाँ पर? इंक्रीमेंट कितनी है? 10 डिग्री सेल्सियस। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार, ठीक है? नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। इंक्रीमेंट कितना हुआ हमारा? 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर मैं इसी को केल्विन में कन्वर्ट करूं तो आपको पता है, इसको क्या करोगे यहाँ पर, इसके अंदर 273 ऐड कर दोगे। तो 273 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 293 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद इसमें भी क्या है? 273 क्या करो? ऐड कर दो, तो कितना होगा? 303 केल्विन। सॉरी, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन हो गया। अभी केल्विन बना दो। तो देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 10 केल्विन। दोनों सेम क्वांटिटी है, ठीक है? ये डिग्री सेल्सियस में लिखा है, ये केल्विन में लिखा है। ये डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में। तो इंक्रीमेंट कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ कितना? 10 केल्विन। तो इंक्रीमेंट अगर आप काउंट करोगे तो वो क्या है, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में, वो 10 डिग्री ही रहेगा, 10 ही होगा। एक तो आपने इस बात के अंदर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, वो 10 डिग्री सेल्सियस का है या फिर 10 केल्विन का है, ठीक है? इंक्रीमेंट उतना ही होगा, ठीक है? वो क्या है, वो आपको पता है, 273 ऐड करना हो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना, वो आपको सभी को पता है।
बट आप इस बात को ध्यान रखोगे। सेकेंड थिंग्स क्या कह रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस नियरली डबल, नियरली डबल होता है, ठीक है, वो उसके यानी कि 2 टाइम्स होता है, डबल हो जाता है नियरली, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है ये, क्या है कई बार तो क्या है 2.5 भी हो जाता है और क्या है 3 टाइम्स भी हो जाता है, तो ये एक्यूरेट डाटा नहीं दे रहा। बाय इंक्रीज द 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन बोलो ऐसा यूनिट, राइट। ये स्टेटमेंट आई थी सबसे पहले और ये क्या प्रैक्टिकली देखा गया था, बट एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं थी। ये एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेशो होती है कितनी, कोई भी टेम्परेचर है उसकी टेम्परेचर इन केल्विन कह देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर प्लस 10 केल्विन जी रेशो होती है कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ध्यान दो, अगर ये डबल हो रहा है यानी कि यहां पर क्या है, पहले टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर ये अगर इंक्रीज कितना हो रहा है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर क्या है इस टेम्परेचर के ऊपर क्या है कोई भी एक्स है, क्या रेट कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। एक और बात ध्यान दो यस फ्रेंड्स, क्या रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हाँ इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये है भी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, हम क्या इसको नहीं चेंज कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट हो जाए और इसको हटा दे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन कहे या फिर रेट कांस्टेंट कहे, आपने एक ही बात समझ ली है। एक ही बात, वैसे एक होता नहीं, रेट कांस्टेंट अलग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होती है, बट अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रही है, ये बात आपने समझ ली है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इस टेम्परेचर के ऊपर क्या है, कोई भी रेट कांस्टेंट x है और 10 डिग्री टेम्परेचर इसके ऊपर 2x हो गया, 2x हो गया, डबल हो गया, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या होगा 2, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या होगा यहाँ पर 2। अगर ये 3 टाइम्स हो जाता है, 3 गुना बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीमेंट 3 टाइम्स हो गया, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या होगा 3। तो इसका मीनिंग क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स अगर आपको लिख के दे दे कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ये है, तो उससे आपने क्या समझना है, अगर हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें या फिर 10 केल्विन इंक्रीज कर दें, तो ये क्या है 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट क्या है 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान रखना है टेम्परेचर कोफिशिएंट्स अगर 3 आ रहा है, अगर कोई भी इक्वेशन क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, पहले आप इस बात को समझ लो, ठीक है, इस बात को समझो। अगर ये 2 टाइम्स कह रहा है या फिर 3 टाइम्स कह रहा है, तो आपने इसको किस तरह से समझना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या है 3 है, तो इसका मतलब क्या है, एवरी इंक्रीज या फिर एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस या फिर एवरी राइज इन 10 केल्विन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल या फिर रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हो आप, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या है, रेशो ऑफ के एट टी टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या है रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस कह लो या फिर केल्विन कह लो, ठीक है, केल्विन के में कंफ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ले लो आप, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आप कह सकते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या है, रेशो है किसकी 10 रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10, कोई भी टेम्परेचर है उसका 10 डिग्री इंक्रीज करने पर, किसके उसमें कोई भी
सीधा जिस टेम्परेचर के ऊपर आप ले रहे हैं, ये एक रेशियो है। तो ये भी आप इसमें याद रख सकते हो, इसमें ये भी वही बात है, एक ही बात है। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसके लिए, देखो ऐसे कह दे भाई, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन temperature coefficient is 2. Temperature coefficient is 2. The rate constant 2 full stop लगा के यहाँ पर constant x at 20 degrees Celsius. Find the rate constant at 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से अगर क्या आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये समझना भाई, इस टाइप से क्वेश्चन हो तो हम कैसे देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है। देखो ऐसे एक ग्राफ बना लो इस तरह से, यहां लिख लो टेम्परेचर और यहां लिख लेंगे हम रेट कांस्टेंट। अब ये क्या कह रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेट कांस्टेंट है x और उसका क्वोशिएंट कितना है, क्या कोफिशिएंट कितना, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना, 2। तो यहाँ पर आपने ये देखना स्टूडेंट्स, 2 का मीनिंग क्या है, अगर इसमें 10 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, यानी कि 10 डिग्री इंक्रीज 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ऐसे ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये लगाने की जरूरत नहीं। तो 30 डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया 2x, डबल हो गया 2 कह रहा है। उसके बाद क्या है, फिर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दो, 40 पर कितना हो गया, इसका डबल 4x, इसका डबल होगा, ठीक है। अब 50 पर कितना होगा, इसका डबल कितना 8x। अब क्या है 60 पर कितना होगा 16x और ये 70 डिग्री पर कितना होगा 32x। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यूनिटरी मेथड सिंपल मेथड है। ऐसे ही होगा, इस तरह से हम क्या रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हो। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मीनिंग आप समझ जाना, क्या एवरी 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये क्या जो भी रिएक्शन हो रही है, डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, अगर यहाँ 3 दे देता, अगर ये 3 होता तो इसको समझो, अगर ये 3 होता तो इसका मीनिंग क्या होता, 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ 3x हो जाता, फिर 10 डिग्री हो गया, इसका 3 गुना कितना 9, फिर इसका 3 गुना, ठीक है, कितना हो जाता 27, ठीक है, फिर उसका 3 टाइम्स, ऐसे ऐसे क्या हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से इसको नोट करो भाई, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट इसमें करते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन फॉर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन हमें इसकी ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ से इसको एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं, बना के देखते हैं भाई एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कैसे, देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी वाली मैंने आपको बात बताई थी, क्या अगर ये हमारा कोई ग्राफ है और यहाँ पर इस साइड में बता रहा हूं एनर्जी, ये क्या है एनर्जी, मैं ये बना रहा हूं ये एनर्जी है, और इस टाइम में क्या है रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही, आगे बढ़ रही होगी या नहीं होगी। तो ग्राफ हमने कुछ इस तरह से, यानी कि इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इस तरह से, ठीक है। इस उससे ये बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर रिएक्टेंट है और यहां पर प्रोडक्ट है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट
और यहां से मेजर कर लिया आपने भी, ठीक है। ये इनिशियल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहां से मेजर करनी रिएक्टेंट की एनर्जी से, यहां से यहां तक, ठीक है। इसको क्या कहोगे, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको आप क्या कहोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां पर क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसको एक और कहते भाई ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ये वो एनर्जी है, यहां से ये रिएक्टेंट की एनर्जी जो पहले से ही थी, वो मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, ये यहां से लेकर इस पॉइंट से, ठीक है, और नीचे तक टोटल एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, ठीक है। ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। तो आपने ये देखना स्टूडेंट्स, यहां से लेकर जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी, यहां से एनर्जी देते जाएंगे, ये स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर क्या है, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से देता है, 2H प्लस H2 प्लस I2, ठीक है, 2HI, यानी कि जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है वो यहाँ पे टूट जाएगी, ठीक है, और आयोडीन के बीच में बॉन्डिंग है वो भी टूट जाएगी, और यहाँ पर के एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, ट्रांजिशन स्टेज आ जाएगी। कौन सी स्टेज आ जाएगी, जो ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये आयोडीन है, ये आयोडीन, ठीक है, ये बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, और यहाँ भी वीक हो जाएगी, और यहाँ नई बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी कम होगी तो ये बॉन्डिंग बिल्कुल टूट जाएगी, खत्म, और ये बन जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ, ठीक है। ध्यान दो, पहले बॉन्डिंग किस तरह से थी, पहले बॉन्डिंग हमारी ऐसे थी, इसकी और इसकी, एनर्जी देते गए तो बॉन्ड यहाँ पर ये क्या है, कम होता गया, वीक हो गया, और साथ साथ वो स्टेज ऐसी आ जाती है यहाँ पर, और इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्टिवेट या फिर एक्टिवेटेड कहोगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट आ जाती, बीच का होता है ये, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे इसको, बीच का होता है ये, न तो इसके साथ बॉन्डिंग है, नहीं इसके साथ बॉन्डिंग है, उसके साथ साथ क्या है, फिर एनर्जी यहाँ पे पर कम होगी, तो ये कौन सी बॉन्डिंग टूटेगी, ये वाली बॉन्डिंग, पुरानी बॉन्डिंग टूट जाएगी और नई बन जाएगी, तो ये क्या बन गया, 2HI। तो इस तरह से यहाँ पर क्या, ये क्या एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये दिया गया, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के लिए, बनने के लिए एक एनर्जी बैरियर है, इसको बोल देते हैं एनर्जी बैरियर। इतनी एनर्जी को उसने क्रॉस करना होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा। कोई काम करना है, जैसे कोलिजन थ्योरी में आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, कोलिजन थ्योरी में क्या मैं पहले बता रहा था, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, टकराव होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए, कितने कितने मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन का मीनिंग हिस्सा, सारे के सारे मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होते, कोलाइड नहीं करते, सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करते, उसमें से जितना हिस्सा क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कोलाइड्स कर रहा है, वो क्या है, रिएक्शन उसी के बीच में होगी। और कैसे होना चाहिए कोलिजन भी, एक्सफिशिएंट एनर्जी के साथ होना चाहिए, एक्सफिशिएंट एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी के साथ होना चाहिए, और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, जो क्या कोलिजन थ्योरी आगे एक्सप्लेन करेगी। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिएक्शन हो रही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन बोल रहा हूँ हिस्सा, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है, सारे के सारे मॉलिक्यूल का टकराव नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट्स का ही टकराव होगा, इसलिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलेंगे हम आगे, क्या कहेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल क्या है, इतनी एनर्जी के साथ जिनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, वही किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में ही समझेंगे, ठीक है। जितने हिस्से में क्या है, इतनी एनर्जी जाएगी, यहाँ तक एनर्जी लेवल जाएगा, सभी में नहीं जाता, उन्हीं में वही क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो हम क्या है, इसका एक अलग ग्राफ बनाए, ये समझ आ गया तो नेक्स्ट ग्राफ आपको समझ आएगा। अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं,
यहां मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस साइड में मैं कर रहा हूं एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है वैसे ये, स्पीशियंट होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, अगर क्या है ये कुछ यहां से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट में यहां से होंगे, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो इस तरह से कुछ कर्व हमारी बन गई। पहले मैं बना लेता हूँ फिर आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। पहले बना लेते हैं फिर समझाएंगे। ठीक है, देखो इसका मीनिंग समझो। अगर हमारी यहाँ पर एनर्जी है कोई भी, एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में, ठीक है। जूल में, किलो जूल में, किसी भी हम उसमें पर्टिकुलर उसमें मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर 10 जूल है, यहाँ पर क्या 20 जूल है, यहाँ पर क्या है 30 है, यहाँ 40, ऐसे ऐसे एनर्जी। इस साइड में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ध्यान दो भाई, ठीक है। इस साइड में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये समझो ये 10 जूल एनर्जी है, तो यहाँ पर क्या इतने मोलिक्यूल फ्रैक्शन कर रहे हैं, इतने यहाँ तक, ठीक है। ये समझ लो ये 100 है, ठीक है, ये 100 है, ये 200 है, ये इस साइड में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, इस साइड में इंक्रीज हो रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं, मैक्सिमम इस एनर्जी के ऊपर, यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, टकराव हो रहा है बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल का, राइट। उसके बाद क्या है, एक पर्टिकुलर जो एनर्जी बैरियर था, हमें इतना एनर्जी बैरियर चाहिए यहाँ तक, ये हम ये बना लेते हैं भाई, हमें इतना एनर्जी बैरियर जब हमारा पहुंच जाएगा, इतना एनर्जी लेवल पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, वहां पर क्या ट्रांजिशन स्टेट होगी, राइट। वहां पर क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बात आप समझो। यानी कि ये एनर्जी बैरियर है हमारा, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है एनर्जी बैरियर, ठीक है, एनर्जी बैरियर। तो यहां से ये देखो स्टूडेंट्स, एनर्जी बैरियर को कितने मॉलिक्यूल क्या है, इतने मॉलिक्यूल ही, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ही क्या है उसको क्रॉस कर रहे हैं यहां पर, इस एनर्जी बैरियर को यहां से यहां तक इतने। उसके बाद क्या है ये इतने, ऐसे समझो कुछ। उसके बाद यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल, ये हिस्सा मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, यही हिस्सा क्या है इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा है। एनर्जी बैरियर क्या है, जिससे ऊपर बनने पर, जिसके ऊपर, जिस एनर्जी से ऊपर एनर्जी होने पर क्या है रिएक्शन प्रोसीड होगी, जिसके ऊपर क्या है रिएक्टेंट यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या है इतने मॉलिक्यूल ही गए हैं, इतना फ्रैक्शन ही गया है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। आप ये समझो भाई, ये इस साइड एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, इस साइड में क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। इस एनर्जी के ऊपर क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या है फ्रैक्शन टकराव कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बट क्या है वो क्या है वहां पर रिएक्शन नहीं हो रही, टकरा रहे हैं, टकरा के फिनिश बस, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जब इतनी एनर्जी से क्या है इस काइनेटिक एनर्जी से ये मॉलिक्यूल टकराएंगे, उन्हीं में क्या है रिएक्शन होने की संभावना है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है। तो उसके बाद क्या, अगर ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एट टी टेम्परेचर, राइट, उसके बाद क्या है अगर हम क्या है टेम्परेचर इंक्रीज कर देते तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। ये किस पे के ऊपर है, एट T+10, T+10 डिग्री सेल्सियस का हो या फिर क्या है केल्विन का हो टेम्परेचर, राइट। तो यहां से ये देखो भाई, अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। यहाँ ध्यान दो, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। क्या समझना है भाई, ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है,
भले ही कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहे हैं, यहाँ तो वैसे भी प्रोडक्ट नहीं बनना था। तो यहाँ देखना इस बैरियर से आगे कितने जा रहे हैं, इस बैरियर से आगे क्या है, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं। जो ये लाइन जो ये दिख रही है ये इतनी ज्यादा जा रहे हैं। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर आप एक बार अगर इतनी देर से जो मैं समझा रहा समझ गए तो आप मेरे को ये देखो, अगर पहले वाली क्या किसी टेम्परेचर के ऊपर इतने मॉलिक्यूल जा रहे थे, क्या एक बैरियर को क्रॉस करके सफिशिएंट एनर्जी के साथ क्या है कोलाइड कर रहे थे, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये इतने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं इससे ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इसका मीनिंग ये नहीं हुआ प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। तो इस बात को आपने समझना, अगर ये बात समझ गए तो आप इसका फंडा समझ जाओगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। ये इसको मत देखो, ये भले ही कम फ्रैक्शन है, ठीक है कोई बात नहीं, बट क्या है इसके ये तो बहुत सारे, अगर ये यहाँ से ये ऐसे कर रहा हूँ, ये समझ लो ये 500 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर ये 500 मॉलिक्यूल क्या है इस फ्रैक्शन से अगर यहाँ पर इतनी एनर्जी से टकरा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है इतनी एनर्जी से यहाँ पर एक ही ले लो, चलो एक इसमें लो, यहाँ तक ले लो। अगर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर क्या थाउजेंड्स जूल एनर्जी है, थाउजेंड्स जूल एनर्जी पर इसमें 500 कर रहे हैं और यहाँ पर क्या 800 फ्रैक्शन, तो टकराने दो, प्रोडक्ट तो नहीं बना ना हमने। आगे यहाँ इस बैरियर को कौन क्रॉस कर रहा है, इतनी एनर्जी के साथ कितने कौन से कितने टकरा रहे हैं, तो वो हमने देखना है। तो ये क्या है, इसमें ये ज्यादा होंगे किसके ऊपर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कई बार तो करो ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, ठीक है, और ये ऐसे होती है, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा हो जाते, इससे डबल हो जाते, कई बार ट्रिपल हो जाते हैं। तो वो क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, वो मैंने आपको समझा भी दिया है, उसको आप ध्यान रखना भाई, राइट। तो इसके बाद क्या है, आपने ये इस ग्राफ से समझ जाना है, ठीक है। तो इससे आगे क्या है, ये इसने तो ये कॉन्सेप्ट क्या था कि नियरली डबल इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, नियरली डबल इंक्रीज हो रही है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर क्या है रेट कांस्टेंट। इससे आगे आते हैं स्टूडेंट्स अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन ये बता दे भाई एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, बिल्कुल परफेक्ट डाटा बताते हैं। ये नियरली डबल बता रहा, कहां पर नियरली डबल होगा और वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। तो वो क्या अर्हेनियस इक्वेशन क्या स्टूडेंट्स प्रॉपर डिफाइन कर रहे हैं इसको, इस बात को बिल्कुल बहुत अच्छे से बता रहे हैं। यहाँ तो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी बहुत अच्छे से नहीं बता रहे, कितने कितने टेम्परेचर पर होगी, ठीक है, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, और एक्यूरेट डाटा कौन दे रहा है, अर्हेनियस इक्वेशन। ये क्या थी अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, ये इक्वेशन स्टूडेंट्स पहले एक डच केमिस्ट हुए हैं, डच केमिस्ट J.H. वांटॉफ, इन्होंने दी थी, ठीक है, इन्होंने क्या है दी थी भाई। उसके बाद क्या है अर्हेनियस ने क्या है, स्वीडिश हुए हैं, स्वीडिश केमिस्ट अर्हेनियस, अर्हेनियस इसने क्या दिया स्टूडेंट्स, इसका फिजिकल जस्टिफिकेशन किया था। गिव फिजिकल जस्टिफिकेशन, ठीक है। आगे चल के ये क्या इक्वेशन अर्हेनियस के नाम से ही प्रसिद्ध हुई, अर्हेनियस इक्वेशन के नाम से ही प्रसिद्ध हुई, और इसको क्या अर्हेनियस इक्वेशन भी कह दिया गया, ठीक है।
पहले ये इसने दी थी, ये तो जनरल सी बात है, ये जीएस की बात है, जनरल सी बात है जो आपको पता होना चाहिए। चलो हम चलते सीधे अर्नहेनियस इक्वेशन है क्या। अर्नहेनियस इक्वेशन में क्या बता भाई, रेट कांस्टेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर ई ए बाई आर टी। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए दी थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अभी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ई ए बाई आर टी, ठीक है, माइनस ई ए बाई, सॉरी माइनस ई ए बाई आर टी, राइट। तो यहां पर आपने समझना है कि क्या है, रेट कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट, राइट। ए क्या है, ए प्री एक्सपोनेंशियल, प्री एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है भाई, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल से आगे यूज होने वाला, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह दिया जाता है। और अर्नहेनियस कांस्टेंट, ठीक है, और लगा भाई, इसी का नाम है, राइट। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, इसी का नाम है। अर्नहेनियस कांस्टेंट भी इसी को कहेंगे, इस ए को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी यही है, और क्या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी यही है, राइट। उसके बाद ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ई ए, ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, आर बेस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यहां पर लेनी स्टूडेंट्स आपने, ऐसे केसेस में आपने क्या लोगे, 8.314, जूल पर मोल केल्विन। टी टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। क्या बचेगा, के इज रेट कांस्टेंट, के इज रेट कांस्टेंट। इसको नोट कर लो भाई जल्दी ही, इसको नोट करो सभी को। ये क्या है, अर्नहेनियस इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, पर्टिकुलर गैस कांस्टेंट के ऊपर, सॉरी कांस्टेंट के ऊपर हम क्या एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये दोनों कांस्टेंट है, राइट। ये भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना है और क्या के, उसकी हम क्या देख लेंगे यहाँ पर, किसी की भी टेम्परेचर के ऊपर हम क्या देख लेंगे भाई यहाँ पर, रेट कांस्टेंट, और उससे हम क्या एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी। इसको नोट करो जल्दी, हो गई, यस हो गई। चलो आगे चलते हैं, कर लो, नहीं हुई तो करो भी, नोट कर लो इसको। अगर इसमें ग्राफ रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर, अगर इसमें ऐसे ग्राफ होगा, एक बार जेईई नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ग्राफ इसमें किस तरह से होगा, ग्राफ के वर्सेस और टेम्परेचर के, तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनेगा भाई कुछ इस तरह से, स्टूडेंट्स इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस तरह से ग्राफ बनेगा, सीधा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से ग्राफ बनेगा इसके अंदर, के रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। ये क्या जेईई नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। चलिए आगे चलते हैं अब इसमें। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं।
एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लोगरिथम ले देंगे। हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हमारी क्या है, अर्हेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, दोनों साइड लोगरिथम ले देंगे। तो यहाँ पर लोगरिथम लेंगे तो क्या, ln के नेचुरल लोग ले रहे हैं। ln का मीनिंग ln या फिर क्या है, log e इज इक्वल टू ln। एक ही बात है, या तो ln लिख दो या फिर log बेस टू पावर e लिख दो, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई बार कई जगह क्या log बेस पावर e होगा, तो वो भी एक ही बात है। यहाँ पर क्या करेंगे, ln, ठीक है, इंटू a डॉट ई माइनस ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी। इसको ओपन करेंगे, ln के इज इक्वल टू ln ए, ये देखो डॉट, ये क्या है, इंटू, इंटू में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ln ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ln के इज इक्वल टू ln ए, ठीक है, ये आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे ले आओ, आगे आएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का तो माइनस हो जाएगा ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये टी टेम्परेचर है, टाइम नहीं है भाई, ये क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि हम टाइम ले रहे थे, आप कंफ्यूज हो जाओ, टाइम नहीं है ये। उसके बाद क्या होगा, यस आगे आ गया, ये आगे ln ए, ln ए। तो ln e क्या है समझो, ln का मीनिंग क्या बता रहा था मैं, log बेस टू पावर e, और इसकी किसका, log बेस टू पावर e और उसका फिर e। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल। ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ये। ठीक है, log बेस टू पावर कांस्टेंट का लोगरिथम अगर आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम 1 रख देंगे, क्या हो गया, ln के इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो क्या हो गया 1, ये 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं ln a माइनस ई ए बाई आर टी। राइट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ln के इज इक्वल, इसको आगे उसको पीछे, माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे भाई हम। देखो ग्राफ क्या आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली फॉर्मेशन बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स कैसे बनाएंगे, देखो इसको देखो, ये तो y के ऊपर होगा, ठीक है, ये y के ऊपर, ये ग्राफ बना देते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, ये आपको पता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पर हमारा क्या होगा, ln k, राइट। उसके बाद x एक्सिस पर क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये t है ना, ये t, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1/t। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 1/t। तो यहां पर 1/t हो गया x, ये हो गया y की वैल्यू, और ये हो गया m। ठीक है, m जो लोग की वैल्यू आएगी, और ये क्या है, इंटरसेप्ट, ये क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x एक्सिस पर 1/t, 1/t, राइट। आपको ये दिखाई दे रही, ये स्लोप की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस आ रहा है तो क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही। ठीक है, स्लोप क्या, माइनस ई ए बाई आर, माइनस ई ए बाई आर, और ये क्या बच गया, ln ए। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट क्या है, ln ए, ln ए। ठीक है, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है ln ए यहाँ पर।
यहाँ पर ये इतना इंटरसेप्ट हो गया, ये इंटरसेप्ट, और ये वैल्यू क्या है ln के, ये क्या है t, और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है माइनस EA बाई आर, माइनस EA बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होती है, क्या बताया था मैंने, टेन थीटा, टेन थीटा। अगर यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर थीटा की वैल्यू दे दे, किसकी वैल्यू दे दे, थीटा की वैल्यू, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम क्या एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट देखेंगे, अलग अलग कांस्टेंट के ऊपर, अलग अलग कांस्टेंट का अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ बनाएंगे भाई, इस तरह से पॉइंट लगा लगा के, ठीक है, किस इतना इतना कांस्टेंट है, इतना टेम्परेचर है, तो ये पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया, उसके बाद तो ये ऐसे स्लोप आ जाएगा। और किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या किसकी वैल्यू दे दे, थीटा की वैल्यू अगर वो दे रहा है, तो स्लोप की वैल्यू अगर वो दे रहा है वहां पर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने समझ जाना है, वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लेते हैं, ये अच्छे से समझ लो भाई, और इसको नोट कर लो एक बार, हो गया, इसको पोज करो, हाँ, और नोट कर लो, राइट। अब देखो एक बात इसमें बहुत अच्छे से समझो, ये तो मैंने नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म में लिया है, ln के लिया नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ भी ln के ही आएगा। अगर क्या है log बेस टू पावर 10 में कन्वर्ट करें हम इसको, किसमें, log बेस टू पावर 10 में, तो log बेस टू पावर 10 में क्या होगा, ln x इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 log x, राइट, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ln x क्या होता है 2.303 log x, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से हम क्या है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, इसको, इन दोनों, ठीक है, जहां भी log ln लिखा, तो यहां हम क्या लिखेंगे 2.303 log के इक्वल EA बाई RT प्लस 2.303 log P। देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर मैं दोनों साइड में, ठीक है, ये हमारे इक्वेशन बन गए, ठीक है, आप इसको चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, तो अगर मैं इसको क्या है दोनों साइड में किससे डिवाइड कर दूं, 2.303 से, 2.303 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा, यहां भी मैं 2.303 से, ये कट गया, ठीक है, यहां भी 2.303 से डिवाइड करूंगा, तो यहां आ जाएगा 2.303, राइट, यहां भी इससे ये कट गया, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन में यहां लिख देता हूं, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, log k इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 R T प्लस log A प्लस log A, ये हमारी इक्वेशन बन गई, किसकी फॉर्म में, log बेस टू पावर 10 की फॉर्म में। इसको मैं रब कर देता, ठीक है, अब इसी के उस पे ग्राफ बनाए, सेम ग्राफ बनेगा, ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अलग से कोई भी उसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये भी फाइव बन गया, देखो स्टूडेंट्स ये भी फाइव बन गया, ये y है, ठीक है, ये क्या है m, ये क्या है 1/t x प्लस ये क्या है c, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आपने याद रखनी, या तो ये याद रखो, ठीक है, ये नेचुरल लॉग की उसमें है, और ये क्या लॉग बेस टू पावर 10 की उसमें, ग्राफ हमारा फिर वही बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, वही बनेगा हमारा, ये लो, ठीक है, इस साइड y एक्सिस पर क्या लोगे आप, log k, ठीक है, इस x एक्सिस पर क्या लोगे आप 1/t, राइट, ग्राफ किस में आ रहा, माइनस में, राइट, यहां पर क्या है इंटरसेप्ट log a, राइट, तो डिफरेंस क्या आया,
स्लोप की वैल्यू में। स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप माइनस ई ए बाई 2.303 आर, बस ठीक है ना। टी तो नीचे आ गया, ये होगी स्लोप की वैल्यू में डिफरेंस। वहां पर क्या आ रही थी, स्लोप ई ए बाई आर, वहां पर क्या थी स्टूडेंट्स, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, ई ए बाई आर। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। अगर मैं आपको ये कह रहा था, क्या कह रहा था, इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होती, इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू दे दे यहाँ पर, ऐसे दे दे भाई, ये क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ दे दे, नहीं तो यहाँ भी दे सकता है, एक ही बात है, ठीक है ना, वो आप जानते हो, ठीक है, यही लगा। ये कह रहा है 60 डिग्री, एंगल दे दे यहाँ पर 60 डिग्री। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारा, कैसे, इसको नोट कर लो एक बार, फिर मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ कर दो, हाँ यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, देखो यस, माइनस ई ए बाई 2.303 आर इक्वल टू 10। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये नहीं लोगे आप, इस साइड वाली लोगे 120 डिग्री। वो ये देगा जानबूझ के, कम्पिटिटिव में देता है ऐसे क्वेश्चन, यहाँ नहीं देता, बोर्ड में बहुत कम देता है, रेयर चांस होते हैं, नीट पीएमटी में कम्पिटिटिव में देता है ऐसे क्वेश्चन। वो यहाँ पर ऐसे एंगल दे देगा और आपने कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ से हम कर सकते, तो यहाँ पर क्या एंगल आपने ये लेना है, राइट साइड वाला, हमेशा ही इस साइड वाला एंगल लेना, कहीं भी हो, चाहे वो ऐसे हो या फिर क्या है वो ऐसे हो, तो भी आपने हमेशा इस साइड वाला एंगल हम लेते हैं 10 में, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 120, 10 120, 10 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है, √3। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल दोगे, आर की वैल्यू रख दो आप, आर की वैल्यू क्या रखोगे 8.314, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, इसके माइनस ई ए इज इक्वल टू √3 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, माइनस को उधर ले जाना, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी की आ जाएगी। और एनर्जी की वैल्यू आपको पता है किसमें आती है, जूल में आती है, ठीक है। ये आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये भी तो आएगा जूल पर मोल, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो ये ऊपर चली जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये आप इसमें इजीली कैलकुलेट, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम क्या है इसको कर सकते हैं, इसको नोट करो भाई, यस यस यस, ये माइनस में, ठीक है, 10 120, ठीक है, इसकी वैल्यू -√3 होती है भाई, ठीक है, -√3 होती है, ठीक है। माइनस से माइनस वैसे ही क्रॉस हो जाएगा, ये कट जाएगा भाई, माइनस होती है, ठीक है। ये मेरे को गलती लग गई थी, बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, मैथ स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं, तो इसको एक बार इसको नोट करो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज 100 and activation energy is 19147 joule per mole, find the rate constant and at 727 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन दे दे स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना, पहले तो इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 727 प्लस 273, राइट, ये हो गया 1000 केल्विन, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 RT प्लस log a, यही तो था, log बेस टू पावर 10 है भाई। अगर यहाँ पर log सीधा log दे, देखो बोर्ड में सीधा देता है, log लिख के देता है, ये log बेस टू पावर 10 होता है, ठीक है। नीट पीएमटी वाला वो क्या है, वो यहाँ पर 10 लिख देता है, ठीक है। लिखे या नहीं लिखे, नहीं लिखे तो आपने 10 ही समझना है, ठीक है। अगर ई लिख के देगा, नेचुरल लॉगरिथम है, तो या तो ln देगा या फिर क्या है log बेस टू पावर ई देगा,
ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछ रहा है? रेट कांस्टेंट, फाइंड द रेट कांस्टेंट, ये निकालना हमने, ठीक है, log की, राइट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। उसके बाद क्या एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी लिख दो -19147, ठीक है, जूल पर मोल। उसके बाद 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या लोगे? आर की वैल्यू 8.314, ठीक है, ये है देखो जूल पर मोल, ठीक है, ये है जूल पर मोल केल्विन, राइट, इससे ये कटेगा, ठीक है, इंटू टी, टेम्परेचर कितना? 1000 केल्विन, 1000 केल्विन, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है? प्लस log ए, एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू दे रहा है कितनी? 100। तो यहां से स्टूडेंट्स आपने क्या देखना है, अगर क्या हम क्या करेंगे, log के की वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, log के माइनस, अगर इसको इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इसको काटेंगे, ये सारा कट कुट के 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा -1 प्लस log 100 की वैल्यू क्या होती है? 2, बहुत सिंपल, ठीक है, log 100 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स? log k इज इक्वल टू 1, log k इज इक्वल टू 1, k की पावर क्या आ गई? 10 बेस टू पावर 1, 10 बेस टू पावर 1, राइट, तो 10 बेस टू पावर क्या होगी? 1 ही होगी। तो यहाँ पर क्या आ गई? k की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इस तरह से हम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। और देखो यहाँ से एक चीज देखो, ये केल्विन में है, ये केल्विन है यहाँ पर, और ये क्या था? जूल पर केल्विन पर मोल, पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये नीचे है भाई, ये इसके नीचे है बटे, ठीक है, तो इससे ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आएगा 110 ही आएगा। आंसर क्या आ गया हमारा? 10 आ जाएगा, ठीक है, 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर अलग अलग टेम्परेचर पे कोई दिया हो, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर हमने क्या निकालनी है? एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, रेट कांस्टेंट दिया हो। टेम्परेचर अलग अलग दिया हो, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट दिया हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? ठीक है, K1, ठीक है, रेट कांस्टेंट एट T1 एंड K2 एट T2, इस तरह से दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे भाई? एट T1 टेम्परेचर, एट T1 टेम्परेचर, तो हम हमारी भाई इक्वेशन लिखेंगे log K1, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलो इसमें लिख के निकाल देते हैं हम, इज इक्वल टू क्या थी हमारे? माइनस EA बाई 2.303 R T1, ठीक है, R तो गैस कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाली, यहाँ T1 लेंगे, ठीक है, प्लस log A, ये कांस्टेंट है भाई, ठीक है, ये हम क्या 1 2 नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये हो गया कांस्टेंट, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे एट T2 टेम्परेचर क्या होगी? log K2 इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 R T2 प्लस log A, ये आपको पता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरहेनिस फैक्टर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसी को कहते हैं। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? 2। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। यहाँ पर ध्यान देना भाई, 2 टेम्परेचर दिए हैं और 2 टेम्परेचर के ऊपर क्या है? 2 कांस्टेंट दिए, रेट कांस्टेंट अलग अलग दिए, तो वहां पर हमने क्या निकालना है? एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, एक्टिवेशन एनर्जी ही है, राइट। तो यहाँ पर हम करेंगे भाई
सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, डिफरेंस जब हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो उस ज़्यादा में से कम T2 माइनस T1 ही निकालते डिफरेंस। तो इसलिए हमने क्या, इसमें से ये माइनस करनी है, राइट। तो यहाँ लिख दो आप log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, ये लिखो, ठीक है, माइनस EA बाई 2.303 RT, ठीक है, ये प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या, ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आगे चल के, तो सीधा ये लिख लो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस EA बाई, ये क्या है, T1 नहीं, T2 माइनस T1, यानी कि इसमें से ये माइनस, ये पहले लिखेंगे, ये T2 होगा, राइट, ठीक है, उसके बाद ये लिखा हमने, उसके बाद ये लिखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2.303 RT1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी बोर्ड भर रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बनाना चाह रहा हूँ, इसको आगे लिख देंगे, इसको पीछे लिख देंगे, इसको आगे लिखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या है T1 और ये क्या है T2, राइट, ध्यान से देखो, यस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log K2 बाई K1। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों कॉमन है, इनके अंदर कॉमन है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, EA बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, यहाँ 1 बाई T1 बच गया, वहाँ क्या 1 बाई T2 बच गया, राइट। उसके बाद हमने एक स्टेप और बनाना है इसके अंदर, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, T1 T2 माइनस T1, ठीक है, ये आपको समझ आ ही रहा होगा, ये हमने एलसीएम लिया है T1 T2, अगर हम इसको इससे भाग देंगे T1 कैंसिल तो यहाँ T2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या T1 आ जाएगा, इसमें ये T1 है, इसमें ध्यान देना भाई, ये ध्यान, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, वैसे हमने T2 माइनस T1 किया था, यहाँ पर क्या आ रहा है T2 माइनस T1, और ये हमारी इक्वेशन बन गई, बस इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है, ये ऊपर है T1 और ये भी हमारे इक्वेशन, इसको नोट करो भाई, ठीक है, इसको नोट करो, अगर अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर दिया गया हो, इसका न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी का न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल इसका हम करवाएंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत लंबा लेक्चर बना रहा है, इसलिए मैं इसको यही स्टॉप करना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं करता नहीं। तो हमने क्या करना, इसको नोट कर लो एक बार, हाँ पॉज करके, यस। नेक्स्ट हमारा इस यूनिट के अंदर एक दो टॉपिक और बच गया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड कोलिजन थ्योरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इनका रिवीजन कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, इनको लिखिए, और तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक यू।